मॉर्निंग स्टूडेंट 11th क्लास में बेटा आज का टॉपिक है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम और इम्पल्स बेस्ड कुछ डेली लाइफ की एप्लीकेशंस आज करवाई जाएगी और साथ में आपको न्यूटन्स एक्शन और रिएक्शन फोर्स का डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, तो आज का ये पार्ट फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन मोशन ऑफ लिफ्ट लेंगे। कहने का मतलब जो 20% या 25% चैप्टर है वो आज फिनिश हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है इम्पल्स। अब ये थोड़ा बहुत मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर दिया था, बट आज फिर एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, बेसिकली इंपल्स क्या होता है, समझिए इंपल्स को। Whenever the large amount of force act on an object for a short time, जैसे मान लो आपको आई कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये फोर्स इनटू डेल्टा, क्लियर, या फिर इसे बोलते हैं शॉर्ट टाइम। क्या बोलते हैं? शॉर्ट टाइम इंटरवल, ठीक है, और यहां पर अप्लाई होगा फोर्स। तो ये क्या जनरेट करेगा? इंपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा बेटा? इंपल्सिव फोर्स। क्लियर? जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर क्रिकेटर द्वारा, बैट्समैन द्वारा एक पर्टिकुलर बॉल को हिट किया, ठीक है। अब बॉल बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जा रही है, तो जितनी बॉल ऊपर जाएगी उसमें एच हाइट के बेस पर उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? स्टोर हो जाएगी। और दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। अगेन अब वो बॉल नीचे आने वाली है, तो उतनी ही उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। जितनी ऊंचाई से बॉल नीचे आएगी उसमें क्या होगा? उतना ही काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो वो बॉल जब किसी कैचर के हाथ पर टकराती है तो उसमें फोर्स क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? फिर क्या करता है वो जो कैचर होता है, तो वो डायरेक्टली कैच करके अपने हाथ में वही रोक दे। तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया? कांटेक्ट टाइम को डिक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? कांटेक्ट टाइम को डिक्रीज। तो बताइए उसके हाथ पे लगने वाला जर्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जर्क मतलब होता है एक इंपल्सिव जर्क। इसका मतलब होता है एक साथ उसके हाथ पे लगने वाला झटका। यही रीजन है कि जब वो कैच करता है तो अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाता है। इसका मतलब है कि वो कांटेक्ट टाइम बॉल के साथ बढ़ा रहा है। तो हैंड्स का कांटेक्ट टाइम अगर उसने इंक्रीज कर दिया तो बताइए ये लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर लगने वाला फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो वह इंजरी से बच सकता है। क्लियर? ब्लैक स्मिथ हथौड़े से क्या करता है? किसी लोहे के ऑब्जेक्ट पे मारता है। तो वो जब लोहे के ऑब्जेक्ट पे मारता है तो वो एक साथ मारता है। क्लियर? तो फोर्स एक साथ उस पर अप्लाई होता है। क्लियर? माना कि आप किसी पर्टिकुलर एक रोड से गुजर रहे हो और साइड में किसी ने छोटा सा पत्थर फेंका और वो पत्थर अचानक आपके लग जाए, तो उस टाइप पे जो बॉडी में झंझनाहट पैदा होती है वो एक तरह से सिम्टम्स ऑफ इंपल्सिव फोर्स, कि आपकी बॉडी में क्या लगा है? इंपल्स जनरेट हुआ है। क्लियर? अब जैसे मान लो यहां पे टॉपिक है कि व्हाट इज द इंपल्सिव मोमेंटम थ्योरम। एक क्वेश्चन है, उसको यहां मैं एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट इज द इंपल्सिव मोमेंटम थ्योरम? क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द इंपल्सिव मोमेंटम थ्योरम? ठीक है, तो सोल्व आउट कैसे करेंगे? जनरली इंपल्स इज इक्वल टू द चेंजेस इन मोमेंटम होता है, तो वी कैन डिटरमाइन इट। F इज इक्वल टू होता है dp by dt। क्या होता है? F इज इक्वल टू होता है बेटा dp by dt। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dp by dt। ठीक है, उसके बाद इसको कोरिलेट करेंगे। F डॉट dt इज इक्वल टू dp। क्या कोरिलेट करेंगे? F डॉट dp इज इक्वल टू dp। अब F डॉट dt है वो यहां पे जनरेट करेगा di, और इधर है वो जनरेट करेगा dp को। ठीक है, ओके। व्हाट इज द
पी पी क्या होता है? पी होता है ना mv। तो आपने क्या किया, di बराबर m को बाहर निकाल दिया और यहां से कर दिया d। अब आप क्या करेंगे सर, अप्लाई इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो ये dy हो गया, 0 से आगे, ये m बाहर निकल गया, ये हो गया इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u से दर्शाई जाती है और फाइनल वेलोसिटी बेटा v से दर्शाई जाती है। तो ये हो गया di, 0 से i का मतलब हो गया i माइनस 0, ठीक है। ये हो गया m और इसका हो जाएगा v, इनिशियल u फाइनल। बताइए i माइनस 0 क्या होगा, i होगा, ये m हो गया v माइनस। What is this? This is the change in momentum. mv minus mu. mv minus mu का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो we can say that I is equal to that v. That is the mv minus u. ठीक है, बताइए इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को सोल्व करना। और इसी थ्योरम पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। क्लियर? अब वन बाय वन मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, जो कॉन्सेप्ट आपके बुक में प्रेजेंट है इम्पल्स से रिलेटेड। क्लियर? पहला आपको क्वेश्चन और आंसर सब थ्योरेटिकल मिलेगा, मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है कि क्रिकेटर से जो क्रिकेट होता है वो करता है कैच टू द बॉल। अगर वो अपने किसी पर्टिकुलर बॉल को फील्ड के अंदर कैच कर रहा है तो वो अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों ले जाता है? क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि व्हाई द कैचर टेक टू हिज हैंड्स बैक साइडेड। तो उसका एक रीजन है कि पर्टिकुलर आप जिस बॉल को कैच कर रहे हो, जैसे मान लो कोई खिलाड़ी है और यहां से बेटा बॉल आ रही है, क्लियर? ये बॉल आ रही है, तो जैसे वो हाथ में लेगा, जैसे वो गेंद हैंड्स में जाएगी, ऑटोमेटिकली वो हाथों को थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाता है। अगर वो अपने हाथों को पीछे की ओर ले जा रहा है, इसका मतलब रिवर्स कैचर रिवर्स टू हिज हैंड टू कैच टू दिस बॉल। इट मीन्स there is the contact time will be increased. Clear? और यहाँ पे होता है I is equal to F into delta t। I की वैल्यू होती है del p। बॉल का मोमेंटम जो चेंज होगा वो फिक्स है, इसका मतलब उसने क्या किया, the contact time will be increased, now force will be अगर यहां पे फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, इट मींस वो कैचर इंजरी से बच सकता है, ज्यादा वो इंजर्ड नहीं। ओके, चलो इसको भी मिटा देते हैं, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई भी मोटर व्हीकल्स होते हैं, बाइक होती है, कार होती है, उसके अंदर सॉकेट्स अवेलेबल, उसके अंदर सॉकेट्स अवेलेबल होता है। क्लियर? ड्यू टू द रीजन, ड्यू सॉकेट्स क्यों दिए जाते हैं उसका एग्जांपल दिखाइए या उसका रीजन बताइए। तो देखिए, सॉकेट्स इसलिए प्रोवाइड होते हैं कि जब भी कोई मोटर व्हीकल, जैसे मान लो ये रोड है, यहाँ पे बेटा स्पीड ब्रेकर है और यहाँ पे क्या हो रहा है, खड्डे हैं, ठीक है। जब यहाँ पर कोई बाइक या कार जब इस स्पीड ब्रेकर पे चढ़ेगी और इस गैप में उसका टायर उतरेगा, तो उसका एक रीजन होता है कि पुश एंड पुल का कॉन्सेप्ट होता है एक्शन एंड रिएक्शन का। अगर व्हीकल इस पे चढ़ता है, इसका मतलब उसे नॉर्मल रिएक्शन होने वाला है, तो ये यहां पे उसका वेट लगेगा, दैट इज
मिलेगा बेटा, रिएक्शन मिलेगा। एज वेल एज यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होगा, दैट इज एक्शन एंड दैट इज रिएक्शन। क्लियर? अब जब वो अप डाउन कर रही है कार रोड पे, तो टायर्स पर क्या मिलेगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन मिलता है। क्लियर? अगर आप डेप्थ में जाओगे तो आपको उछाल मिलेगी। क्लियर? और आप अगर ऊंचाई पे जाओगे तो आपको ढलान मिलेगी, दोनों कॉन्सेप्ट है। तो अचानक ये जो रिएक्शन अवेलेबल होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन जो मिलता है, ये नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई ऑन द व्हीकल। कहां अप्लाई होता है बेटा? व्हीकल पर अप्लाई होता है। और अगर शॉकर लगे हो, शॉकर प्रेजेंट हो, क्या हो बेटा, शॉकर अगर प्रेजेंट हो, तो फिर ये व्हीकल का जो नॉर्मल रिएक्शन है, वो शॉकर क्या करता है, स्प्रिंग्स लगी होती है तो कंप्रेस मोड पर उसको वहीं के वहीं वो एक्सेप्ट करके फिनिश कर देता है। इसका मतलब यहाँ पर बेसिक रीजन है कि इसमें शॉकर्स अवेलेबल होते हैं। अगर किसी व्हीकल में शॉकर्स अवेलेबल नहीं है तो वो व्हीकल में जर्क उत्पन्न करेगा, जो पर्टिकुलर आपकी बॉडी को क्या करेगा, इंजर कर सकता है। क्लियर? ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपने टीवी में देखे होंगे। क्लियर? और मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे शॉकर्स अवेलेबल क्यों होते हैं या शॉकर्स की प्रेजेंटनेस दिखाई दी है, उसका एक बेसिक एडवर्टाइजमेंट है बेटा, बजाज प्लेटिना का टीवी में ऐड आता है, उसको आप ध्यान से देखें। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है, रेलवेज जो बोगीज होती है उनके बीच में बफर्स क्यों यूज किया जाता है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। देखिए यहां पर गिवन है रेलवेज बोगी, और रेलवे बोगीज के बीच में बफर का यूज करना। ठीक है भाई, बफर्स क्यों यूज होगा, पहली बात तो वो देखिए। आप जब ट्रेन या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो बेटा यहाँ पे ट्रेन के डिब्बे हो गए, ये ट्रेन के डिब्बे होते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, एक बफर्स लगे होते हैं जो दोनों बोगीज को डिस्कनेक्ट करते हैं, ऐसा। क्लियर? तो ये डिब्बा नंबर 1 है, इसका मतलब B1, S1H2 लेते हैं तो S1H2 लेते हैं, इसका मतलब स्लीपर 1 2 3। क्लियर? जब भी आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो इस चीज को गौर करना, दो डिब्बों के बीच में बफर्स लगे होते हैं। इन बफर्स के अंदर स्प्रिंग लगी होती है। जब एक ट्रेन का डिब्बा दूसरे ट्रेन पे कंप्रेस होता है हल्का सा आगे बढ़ते वक्त या रुकते वक्त, क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ेगी तो जो बैकवर्ड इनर्शिया मिलेगा, और गाड़ी जब रुकेगी तो फॉरवर्ड इनर्शिया मिलता है। ठीक है, ये अच्छी तरह आपको पता है कि whenever a person standing on a rest bus then bus continuously move suddenly, तो पर्सन कहाँ जाता है, फॉरवर्ड फोर होता है, बैकवर्ड फोर होता है। whenever the person present in the moving bus, तो उस केस में आप क्या करेंगे बेटा कि पर्सन फॉरवर्ड फोर होता है, इसको फॉरवर्ड इनर्शिया मिलता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है, एक्शन और whenever the one trains moving in this direction, जैसे मान लो ये इधर जा रही है सपोज, तो अचानक जहां पर उसको रुकना है, रुकते क्या होगा, ये तो मोशन में है, ये भी मोशन में है, और ये रुक गया, स्टॉप हो गया। तो ये पूरा का पूरा डिब्बा, ये पूरा का पूरा डिब्बा इन बफर्स पर क्या करेगा, पुश करेगा। पुश करते हैं उसको वापस क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। तो इनके अंदर क्या होता है, स्प्रिंग लगी होती है, और ये स्प्रिंग के कारण ही ये आपस में क्या कर देते हैं बेटा, एक्शन रिएक्शन को फॉलो अप कर देते हैं। वहीं पे इनका क्या होता है, कॉन्टैक्ट टाइम इंक्रीज हो जाता है, तो एक बोगीज दूसरी बोगीज पर अटैक नहीं कर सकती, उसको इंजर्ड नहीं कर सकती, और दोनों के बीच में कॉलिजन होने में
बच जाता है। तो ये मैंने आपको आज का टॉपिक समझाया इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स बेस्ड रियल लाइफ के क्वेश्चंस, एंड नाउ वी विल टेकन द एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन को भी मैं समझा देता हूँ ताकि ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाए। तो आपका ये चैप्टर 25% फिनिश हो गया है, ठीक है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एक्शन और रिएक्शन। देखिए इसे बोलते हैं लॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। देखिए इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोले तो स्टेटमेंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन each and every object will be related with action as well as the reaction force. Clear? Whenever we describe the action force and reaction force on a same object, wrong. आप किसी भी पर्टिकुलर एक ही बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। There will be an action on the present body A, then reaction always on the present body B. Clear? यहाँ पे माना कि A और B के बीच में कोलाइड हो रहा है, ये A है और ये B है। अगर A इधर चल रहा है और B सपोज इधर चल रहा है, क्लियर? अगर A ने B को टक्कर मारी, कोलिजन हो गया सपोज, तो इसे बोलेंगे एक्शन ऑन बॉडी B। क्या बोलेंगे इसे? एक्शन ऑन बॉडी B। तो B A पर रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? रिएक्शन ऑन बॉडी ए। वो बेसिकली किस पर्टिकुलर बॉडी पर रिएक्ट करेगा? ए पर रिएक्ट करेगा। क्लियर? एक्शन ऑन बॉडी बी एंड रिएक्शन ऑन द बॉडी ए। तो ए और बी आपस में एक दूसरे पर क्या करेंगे? रिएक्शन और एक्शन का करेंगे। देयर विल द फर्स्ट कंडीशन रिएक्शन ऑलवेज जनरेट द आफ्टर एक्शन फोर्स। क्लियर? तो ऐसा भी नहीं कि बस केवल एक्शन फोर्स लगेगा वहां पे रिएक्शन नहीं मिलेगा, वो भी डेफिनेटली जनरेट होता है। हाँ, लेकिन लीनियर मोमेंटम डिपेंड चेंजेस हो रहा है तो वो डिपेंड करता है रिएक्शन कितना होगा। क्लियर? तो बात करते हैं अपन यहाँ पर कि एक्शन और रिएक्शन बेस्ड अपने डेली लाइफ में कौन कौन से एग्जांपल है। तो पहला है ह्यूमन बीइंग का चलना। whenever we can walk on the ground, तो ग्राउंड पे जब आप चलते हो तो देखिए बेटा, जैसे मान लो मैं आपको चल के बता रहा हूँ तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हो रहा है। क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है कि ग्राउंड पर आपका जो फुट है वो फुट टेंजेंशियली या फिर एट द एंगल थीटा उस पर क्या करता है बेटा? वो एक्शन करता है। तो ग्राउंड भी आपके पैर को क्या करेगा? आगे की ओर रिएक्ट करेगा, मतलब पुश करेगा। इसका मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है कि व्हेन अ पर्सन वॉक, when a person walk, there will be an action force applied on the ground and reaction force also applied on the person by the ground. क्लियर? ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिनिश होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे चलते हो या फुट पे चलते हो। क्लियर? अच्छा ये बताइए, फ्रिक्शन जनरेट होना चाहिए चलते हो? यस, ऑब्वियसली फ्रिक्शन देयर विल बी फर्स्ट रिक्वायरमेंट is friction. There will be the first requirement is friction. अगर वहां पर फ्रिक्शन अवेलेबल होगा तभी वो पर्सन चल सकता है, नहीं तो वो पर्सन नहीं चल पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस पर आपका चलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मान लो आप शिमला या मनाली कहीं जाते हो और वहां पे क्या होती है बेटा? आइस स्लाइड्स होती है। उन आइस स्लाइड्स पर चलने के लिए आपको एक शूज दिए जाते हैं जिसमें नीचे क्या होती है? नेल्स लगी होती है।
क्लियर, कीलें लगी होती है, उसके कारण जब आप चलते हो तो वो पर्टिकुलर उस स्लाइड्स पर क्या होती है, अपनी स्पेस बनाती है, ताकि उसके कारण आप उस पर ओवर स्लिप नहीं हो। क्लियर, स्लिप तो जनरली होते ही है, बट ओवर स्लिप कंडीशन अलग है। उसमें क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़े और स्लिपिंग के कारण आप कहाँ जाएंगे, बहुत ज्यादा पीछे जाएंगे। क्लियर, तो यह यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि एक्शन और रिएक्शन में आपको डेली लाइफ में क्या देगा, स्विमिंग देगा। When a person swims in water, तो ये भी किस प्रकार से, एक्शन रिएक्शन पे। कैसे, जब कोई पर्टिकुलर पर्सन वाटर में स्विम करता है, मतलब पानी में अगर वो तैरता है, तो आपकी बॉडी वाटर पर क्या अप्लाई कर रही है, दैट इज द एक्शन फोर्स। आपके हाथ पैर आप वाटर पे मारते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे क्या हो रहा है, एक्शन फोर्स हो रहा है। Then water as well as you provide on your bodies as well as reactions। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई पर्सन तैर रहा है, क्लियर, और यहाँ पर क्या है बेटा, वाटर ले रहा है। देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करी है। तो ये पर्सन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा, आगे की ओर चलेगा, और ये अपने हाथों से क्या कर रहा है बेटा, वाटर पर एक्शन लगा रहा है। पैरों से आप क्या करते हो, छपा छपा करते हो बेटा ऐसा, तो ये पानी है। क्लियर, और आप इस पर क्या अप्लाई करते हो, अपनी बॉडी से एक्शन प्रोवाइड करते हो। क्लियर, अब ये वाटर आपकी बॉडी को आगे की ओर क्या करेगा, पुश करेगा, दैट इज द रिएक्शन। क्या प्रोवाइड करेगा, दैट इज द फोर्स। तो उसके कारण आपकी बॉडी क्या होगी, आगे की ओर चलेगी। तो ये दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। और फिजिक्स आपका, मैंने आपको 11th क्लास में टैगलाइन दी है कि लाइफ ऑफ साइंस क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। अगर आपको फिजिक्स अच्छी तरह आती है तो बेसिकली आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ के जो फंडे हैं वो पूरा का पूरा आप अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि all students must be first watch video and then completely written work from notes। उसके बाद आप किसकी ओर बढ़ेंगे, नोट्स की ओर बढ़ेंगे। थर्ड स्टेप आती है बेटा लर्न अबाउट द नोट्स। आपको क्या करना है, अपने नोट्स को याद करना है, सीखना है, न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। तो आज के कॉन्सेप्ट में या आज के जो लेक्चर में मैंने कॉन्सेप्ट दिया है पूरा थ्योरेटिकल दिया है। कल का नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको बताता हूँ इंपल्स मोमेंटम के बेस्ड न्यूमेरिकल में इसमें करवाने जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा शैडो फोर्स एंड मोशन ऑफ लिफ्ट की ओर। ओके बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और घर पे रहिए, थोड़ा से अपने आप को सेफ रखिए, क्योंकि विंटर्स आ चुकी है, तो ज्यादा बेटर होगा कि आप आराम से घर पे बैठिए और आराम से तैयारी कीजिए। और 1 बाय 1 आपके जो चैप्टर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको एंजॉय करते हुए याद कीजिए, क्योंकि 11th में बहुत कुछ सीखना होता है, बट इस बार जो फिजिकल क्लास अवेलेबल नहीं होकर आपको वर्चुअली क्लास मिल रही है, तो इसका मतलब है कि आपको इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा के सीखना है। क्योंकि अगर 11th आपके स्ट्रॉन्ग है तो 12th में आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर अवेलेबल कर पाओगे अपने लिए, और 11th और 12th अच्छा स्ट्रॉन्ग है सब्जेक्ट वाइज, तो फिर इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। ओके बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।